वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं हमारे मेंस के आंसर राइटिंग के सेशन को, जो हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए कर रहे थे। और इसमें हम लोग जीएस 1 को कवर कर रहे थे। लेक्चर 6 है आपका, यानी अभी तक हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं 5 लेक्चर्स में पर डे 2। आज का थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है बिकॉज अब आपके 15 मार्कर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग 10 मार्कर कर रहे थे और 15 मार्कर मैंने वैसे भी आपको कहा है कि 10 मार्क के कंटेंट में थोड़ा सा और उसको इलाबोरेट कर दो, 15 मार्कर हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको पॉइंट दे दूँगी थोड़ा एक्स्ट्रा, ताकि आप अपने आंसर को एनहांस कर सकते हैं। तो अब जो 15 मार्क का क्वेश्चन था जो 2022 में आया था PYQ, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, गुप्ता पीरियड के बारे में बात करते हैं ना। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। ऐसे क्यों कहा जाता है, तो पहले तो इसके बारे में जानते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी बहुत सारे छोटे छोटे से राजनीतिक आपको एक पर्टिकुलर यूनिट देखने को मिलती थी, उनका यूनिफिकेशन हुआ था। मल्टी फैक्ट अचीवमेंट, मल्टी फेजेड अरेंजमेंट, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड में, बहुत सारी फील्ड में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए। जैसे आर्ट हो गया, साइंस, टेक, लिटरेचर, पॉलिटी, अगर आप देख सकते हैं, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिकल, हर फ्रंट पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिला है। फिर आते हैं नेक्स्ट, किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने बेसिकली गुप्ता पीरियड जो है, गुप्ता एम्पायर उसको फाउंड किया था। उसके बाद और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रूलर्स आए प्रोमिनेंट, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II, कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त ये वही है जिनके बारे में प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है ना। कौन से इंस्क्रिप्शन में पूछा जाता है ये मुझे बताइएगा, कौन से इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में डिटेल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आगे तो हम देख ही लेंगे। फिर आते हैं अब अलग अलग फ्रंट पे देखते हैं कहाँ कहाँ अचीवमेंट मिला है, क्यों गोल्डन एज कहा जाता था। सबसे पहले पॉलिटी का आप एग्जांपल देख के लिख सकते हैं। मिलिट्री अचीवमेंट बहुत अच्छी हुई थी, किसकी, समुद्रगुप्त की। ठीक, और यही मेंशन आपको प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, यानी जो प्रयाग प्रशस्ति है आपका इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, वहाँ पर इनके बारे में मेंशन मिलता है और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। फिर आते हैं पॉलिसी ऑफ भेरीघाटा। ठीक है, मेट्रीमोनियल अलायंस, यानी अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लोगों के साथ में मेट्रीमोनियल अलायंस करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमी के बारे में। ट्रेड विद वेस्टर्न एशियन नेशंस, यानी जो आपका बाइजेंटीन एम्पायर था वहाँ तक इनका ट्रेड होता था। मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाएगी। इनके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जैसे ताम्रलिप्ति, ब्रोच, जिसको भरूच भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है एंशिएंट में, वो मुझे बताइएगा ब्रोच को और किस नाम से जाना जाता है, बिकॉज तीनों नाम आपके इंटरचेंजेबली यूज पूछे जाते हैं। फिर कल्याण, बॉम्बे एंड वेस्टर्न कोर्ट्स के पास थे सारे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जिसके थ्रू ट्रेड होता था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी में गुप्तास के टाइम पे ही आपको आर्यभट्ट देखने को मिल जाएगा। इनकी बुक आर्यभट्टी आई थी, और सूर्य सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जीरो के बारे में, डेसिमल सिस्टम, एक्लिप्स हो गया, अर्थ का डायमेंशन, ये सारी जितने डिस्कवरीज आपको दिख रही है ना, ये ऐसा माना जाता है इन्हीं के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोलॉजर्स हुए थे उन्होंने बताया था। फिर ब्रह्मगुप्त के बारे में देखते हैं, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया था, वो भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर था, वो भी आपको इनके टाइम पे देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं आयरन और ब्रॉन्ज, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी या पॉलिटी के ऊपर काम हो रहा है, आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट फिगर्स देख सकते हैं। जैसे आयरन एंड ब्रॉन्ज के बने हुए बहुत सारी चीज़ें। आयरन पिलर, मेहरौली का इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गुप्ता एज के कॉइन के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको वीणा टाइप भी देखने को मिल जाएगा, कुमार लक्ष्मी के कॉइन्स भी देखने को मिल जाएंगे। यानी वीणा आप देखेंगे, एक साइड में राजा बैठे हैं और बैठ के वीणा बजा रहे, तो उनकी बेसिकली मल्टी टैलेंट को दिखाता था, किस तरीके के राजा उस टाइम पर वीणा भी जानते थे। कुमार लक्ष्मी कॉइन्स, कॉपर के ऊपर बेस्ड आप बुद्धा फिगर को देख सकते हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है अभी। रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसीज़ की बात करते हैं गुप्ता रूलर्स की, यानी ऐसा नहीं है कि वो किसी एक धर्म को लेके बहुत ज़्यादा कट्टर थे, ऐसा नहीं है, वो बहुत अलग अलग रिलीजन को लेके टॉलरेंट थे। ठीक, जैसे विष्णु एंड भागवत की अगर आप बात करते हैं तो इनके कल्ट का प्रोपेगेशन भी इन्होंने किया था। कुमारगुप्त की बात करते हैं तो इन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था और नालंदा को रिवाइव कराया था ना। नालंदा अगर आपको याद हो तो हम लोग देख चुके थे कि उसका जो अस्तित्व है उसकी इंपॉर्टेंस कम होती चली जा रही थी। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रीजंस थे मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कौन सी इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से नालंदा आपकी डिक्लाइन कर रही थी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, उसको रिवाइव कराने का काम भी इन्होंने किया है। तो प्रीलिम्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जा रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैड स्टार्टेड दिस मीन्स, एंड जिन लोगों ने भी आंसर लिखना स्टार्ट किया है, ट्रस्ट मी, योर आंसर्स आर वेरी गुड, है ना। तो आप लोग कॉपी भेज के ये मत पूछो कि मैम कैसा है कैसा नहीं है, डोंट डू दिस। ठीक है, यू आर राइटिंग वेरी गुड, एटलीस्ट आपने लिखना स्टार्ट किया। तो जो लोग नहीं लिख रहे आप उनसे ऑलरेडी आगे हो। ठीक, और आपको लिखते लिखते पता लग रहा होगा कि ये सब मेहरौली, फिर समुद्रगुप्त का प्रयागराज प्रशस्ति, आधी चीज़ें आपकी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते रहो उसको। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आते हैं, नगाड़ा स्टाइल टेम्पल के बारे में बात करते हैं। पंचयतन स्टाइल क्या होता है,
एक टेम्पल के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक नगाड़ा होता है, दूसरा वैसारा। नगाड़ा आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल जाएगा और वैसारा आपको साउदर्न में। अब नगाड़ा स्टाइल में भी अगर आप देखेंगे तो सेंटर में एक मेन श्राइन, साइड में 4 और श्राइन्स आपको देखने को मिल जाएगी। ऑल टोटल 5 टोटल डाइटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, इसको पंचेतन बोलते हैं, ठीक है। फिर शिव बुमरा की बात करते हैं जो आपको सतना में देखने को मिल जाएगा। देवगढ़ झांसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये। केव पेंटिंग की बात करते हैं मध्य प्रदेश, अजंता महाराष्ट्र, एंड केव्स की बात करते हैं जो आपको उदयगिरी में देखने को मिल जाएगी। ना ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पर यूपी का ही मेंशन करें, क्योंकि गुप्ता पीरियड की बात हो रही है तो आप हर जगह के इनके एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं। अब लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर में 18 पुराण हो गए, महाभारत, रामायण, कालिदास की अगर आप देखेंगे मेघदूतम, विक्रम उर्वशीयम, ये सब पूछा गया ना कौन कौन सी कालिदास की रचना है। फिर आर्यभट्ट की बात करते हैं, धन्वंतरी आप देख लीजिए, अमरसेना देख लीजिए, स्मृति की बात करिए, नारद स्मृति आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर कात्यायन स्मृति देखने को मिल जाएगी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको किस में देखने को मिलता है, लिटरेचर में देखने को मिलता है। किसके टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे, ठीक। और इसी तरीके से आप अपना जो आंसर उसको क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि इसीलिए अगर आप देखेंगे, क्योंकि हर फील्ड में आपको देखने को मिल रहा है कि इनका क्या हुआ है, एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, पॉजिटिव एक तरीके से आपको डेवलपमेंट देखने को मिला है, और इसीलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता था, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। आई थिंक अगर 20 मार्क का क्वेश्चन भी होगा तो भी आप आराम से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवोल्यूशनरी फिलोसफी बाय भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह के बारे में रिवोल्यूशनरी फिलोसफी की बात करने के लिए क्वेश्चन ने पूछा था, ये भी आपका PYQ है 2022 का, ठीक है ना। 2 या 3 है ना, आई फॉरगॉट दिस, देखो, ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो इनको नेशनल यूथ हीरो माना जाता था। वर्क्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले नौजवान जो भारत सभा है उसके बहुत ही एक्टिव मेंबर की तरह ये काम करते थे। भारत माता सोसाइटी की बात करते हैं जो इनके अंकल अजीत सिंह ने स्टार्ट करी थी, उसके भी बहुत एक्टिव मेंबर थे। फिर यूथ ब्रिगेड की बात करते हैं किसके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की बात करते हैं तो उसके यूथ ब्रिगेड के भी पार्ट थे, ठीक। ये लाला लाजपत राय जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने सॉन्डर्स को टारगेट किया था। क्यों, लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, आपको पता होगा। किस लिए हुआ था मुझे बताइए, किसके प्रोटेस्ट में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। एंड देन उसके बाद ऐसा माना जाता है उसी लाठीचार्ज की वजह से जो इनके ऊपर इंजरीज आई थी तो ये ही सकम टू डेथ, इनकी डेथ हो गई थी। तो उसी के कंटेक्स्ट में उन्होंने सॉन्डर्स को टारगेट किया था। बुक की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बुक लिखी है, पतली थी, आप कभी पढ़िएगा, इट्स गुड, वाई आई एम अथीस्ट, ठीक है। तो ये बुक इन्होंने लिखी है। जेल की बात करते हैं तो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक किया था, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट एंड जेल की अथॉरिटीज़ है ना, जो नेगेटिव देखने को मिलता है उसके अगेंस्ट में इन्होंने जेल में ही हंगर स्ट्राइक करी थी। फिर बटुकेश्वर दत्त की बात करते हैं, इन्होंने बम फेंका था कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसके अगेंस्ट में, पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट में, एंड टू एक्सपोज नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, ब्रिटिशर्स की असलियत सबके सामने लाने के लिए इन्होंने ये काम किया था। तो ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने भेजा था, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। फिर आते हैं फिलॉसफी की बात करते हैं, कौन सी फिलॉसफी थी इनकी थी, तो बेसिकली बोल्शेवियन, एंड अगर आप देखेंगे एनार्किज्म की तो बेसिकली पॉलिसी थी, उसके आइडियाज से क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, या बेसिकली इन्होंने इसी आइडियाज़ को इंडियन यूथ में फैलाया था। उसके बाद इनकलाब की तरफ ही बेसिकली क्या थे, कमिटेड थे, यानी इंडिया को फ्री करना है किससे, हर बॉन्डेज से, चाहे वो ब्रिटिशर्स का हो, कास्ट का हो, क्रीड, रिलीजन, सुपरस्टिशियस, किसी भी चीज़, हर तरीके से इंडिया को क्या करना है, फ्री करना है। एक्सेप्टेड कि कौन कौन सी पॉलिसीज इन्होंने मानी थी, मार्क्सिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात हो गई, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये बेसिकली इनसे इंस्पायर्ड थी इनकी। आर्टिकल्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी जो पूरा वैश्विक भाईचारा है उस पर ये विश्वास रखते थे। बी रेडी टू डाई सो दैट मदर इंडिया में अलाइव, ठीक है, ये इनका पर्टिकुलर एक मोटो था कि आपको क्या है, हमेशा मरने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि मदर इंडिया में अलाइव, ठीक। सेपरेट रिलीजन करते थे पॉलिसीज से, यानी पॉलिसीज़ में कभी भी इन्होंने रिलीजन को लाके मिक्स नहीं किया, तो हमेशा सेपरेट रखा है। फिर भगत सिंह की बात करते हैं, अब कंक्लूड करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, वॉज फर्स्ट एंड फाइनेस्ट इंडियन रिवोल्यूशनरी एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, पहली इंडियन रिवोल्यूशनरी और मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं। साथ ही साथ किस चीज़ को बेसिकली बिलीव करते थे, रिवोल्यूशनरी प्रोग्रेसिविज्म, यानी ऐसा नहीं है कि रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी हैं तो बाकी आगे प्रोग्रेस की बात नहीं करें, नहीं, अभी हमने देखा ना मॉडर्न थिंकर थे एक तरीके से, ठीक। तो मॉडर्न थिंकर होने की वजह से इसका मतलब क्या हो गया है कि प्रोग्रेसिव नेचर के थे। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके भगत सिंह के रिवोल्यूशनरी फिलोसफी के बारे में। ये दोनों 15 मार्क के क्वेश्चन है, अगेन आई वुड से लिखिए, है ना, एंड जो टेंशन में रहते हैं कि आंसर अच्छा नहीं है, आपके आंसर ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जस्ट कंटिन्यू विद दैट, मिलते हैं अपने लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू एवरीवन।